तो आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसको हम वन शॉट में डिस्कस करेंगे पूरा ही। इसमें बस मेन ये कॉन्सेप्ट है कि एटम की डिस्कवरी स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे हुई, किसने क्या क्या थ्योरी दी, और फिर उन थ्योरी को दूसरे वाले साइंटिस्ट ने किस तरीके से गलत किया, और उनमें क्या क्या मतलब पॉजिटिव रहे, नेगेटिव रहे, किस किस ने किस किस चीज़ की डिस्कवरी करी, या फिर एटम में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सब इन्होंने बताई। और उसके अलावा भी इस चैप्टर में थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर बात करें तो एटम जो है, जब डिस्कवरीज हो रही थी तो उस टाइम सब लोग यही सोच रहे थे कि भाई एटम होता क्या है। तो जो एटम है, सबसे पहले जे थॉमसन ने एक तरीके से उसको प्रिडिक्ट किया। देखो सबसे पहले कि वो किस तरीके का दिखता होगा, इस पे उसने मतलब जो साइंटिस्ट है उसने ये दो थ्योरी निकाली। थ्योरी क्या, बेसिकली उसके कहने का मतलब ये था कि एटम एक वाटरमेलन की तरह है। वाटरमेलन में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, वाटरमेलन। उसने उसको इस तरीके का माना कि वो एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। उसके अंदर जैसे वाटरमेलन में कहीं कहीं सीड होता है ना, बीज, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। ये उसके हिसाब से थ्योरी थी उसकी कि जे थॉमसन के हिसाब से एटम होता कैसा है। यहाँ पे अगर हम इसके बारे में भी देखें तो ही एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, यानी कि उसने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था एटम पे, और उसकी वजह से उसने यहाँ पे बताया था कि इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तीन चार चीज़ें हैं, बोर मॉडल तक आते आते, मतलब जैसे इसके बाद एक रदरफोर्ड मॉडल आएगा और एक बोर मॉडल आएगा, तो वहाँ तक आते आते तुम्हें सही तरीके से समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन होता क्या है। पर पहले जो जो इनकी थ्योरीज हैं वो भी क्लियर करते हैं। तो इन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी वजह से उनको पता चला कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात कि एन एटम कंसिस्ट अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। एक वही जो मैंने तुम्हें बताया कि एक एटम है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, एंड इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसमें कहीं कहीं पे है। यानी जो अभी तक थ्योरी है, जो पुडिंग की कह सकते हैं या फिर वाटरमेलन की कह सकते हैं, कि उसमें ये है कि कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी पॉजिटिवली चार्ज पे है। ये सेकंड लाइन में हमने बताया। ठीक है, आगे बात करते हैं। द नेगेटिव चार्ज, जितना भी उसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, एंड द पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब है अगर नंबर्स में देखा जाए तो वो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होता है, जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव। ठीक है, सो द होल एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जो एटम है अगर इलेक्ट्रिकल मतलब न्यूट्रल कभी होगा जब उसमें सारा जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उसको इकट्ठा कर दिया जाए और सारे नेगेटिव चार्ज को इकट्ठा करें और वो इक्वल आ गया तो न्यूट्रल हो गया। ठीक है, यानी कि ना ज़्यादा पॉजिटिव है ना ज़्यादा नेगेटिव है, वो बराबर है। ठीक है, ये था मतलब जे थॉमसन के हिसाब से एटम को देखने का एक नज़रिया। और उसमें जहाँ पे उनकी कमी रही, देखो अब कोई भी एक साइंटिस्ट किसी नई चीज़ के बारे में बिल्कुल स्टार्ट करेगा कोई चीज़, कई सारी गलतियाँ भी होंगी। ठीक है, तो जब उनसे सवाल पूछा गया कि वो ड्रॉबैक्स यानी कि उनकी क्या क्या कमियां रहीं, ये ड्रॉबैक ऑफ जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, तो कमी क्या थी, देखो सबसे पहले ही फेल टू एक्सप्लेन, वो एक चीज़ को एक्सप्लेन करने में फेल हो गए। ठीक है, दैट हाउ पॉजिटिव चार्ज होल्ड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसके अंदर ये पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज बना हुआ है, तो वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कैसे समाये हुए है, ये सवाल का जवाब देने में वो असमर्थ रहे या फिर बता नहीं पाए। तो ये उनकी एक कमी है। इसके बाद आगे दूसरे साइंटिस्ट हैं, अब हम इसके बाद उन्हीं पे आते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ के आते हैं इसमें रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम पे। देखो अभी जे थॉमसन हमने देखा, यहाँ पे रदरफोर्ड मॉडल क्या बताता है। देखो यहाँ पे उससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे इसने देखा कि देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम मोस्ट ऑफ द, देखो यहाँ पे पहले मैं समझा दूँ, ये जो अल्फा पार्टिकल की बात हो रही है कि हमें पता लगा था कि एक एटम में, जे थॉमसन ने बताया था हमें कि एटम में इलेक्ट्रिक पार्टिकल या फिर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्टिकल जिनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं वो प्रेजेंट है। तो इसने क्या किया, इसने अल्फ़ा पार्टिकल को उस मतलब एक शीट से पास कराया। यहाँ पे देखो जैसे मान लेते हैं कि ये अल्फ़ा पार्टिकल है, अल्फ़ा पार्टिकल मान लेते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, किस तरीके का चार्ज होता है, पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे इसको बिल्कुल वहाँ से पास कराएंगे किसी भी चीज़ से, तो ये एक गोल्ड फॉइल है, बहुत पतली सी लेयर है ये मान लेते हैं गोल्ड फॉइल की बहुत पतली सी लेयर है, और इससे एक एक करके इसने कई सारे पार्टिकल को पास कराया। देखो मैं ये जो कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ये समझाते ही 3 स्टेप तो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे एक ही बार में। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसने क्या किया, कई सारी चीज़ों को पास कराया। अब इसमें एक एक स्टेप देखो, पहले क्या है,
मोस्ट ऑफ द फॉइल आर मूविंग पार्टिकल एंड पास्ट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, यानी कि कई ऐसे थे जो यहाँ से इनको पार्टिकल को यहाँ से भेजा और वो सीधा ही निकल गए आगे। पहली लाइन कंप्लीट, मतलब ऐसे करके पार्टिकल को आगे आगे फेंक रही है, ठीक है। दूसरा, सम ऑफ द पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय द स्मॉल एंगल्स, यानी कि कई ऐसे पार्टिकल्स से जो आगे गए और थोड़े बहुत एंगल से ऐसे मुड़ गए, इधर मुड़ गए कहीं, जैसे इधर से जाने का थोड़े इधर मुड़ गए कहीं, तो ऐसे ऐसे भी पार्टिकल्स थे। और बात करें तीसरा, सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल, यानी कि 12,000 में से एक पार्टिकल कुछ ऐसे भी थे जो वापस आ गए थे बिल्कुल ही टकरा के, यानी कि यहाँ से गए ऐसे और यहीं से वापस आ गए, यानी कि कुछ इस तरीके से इसमें पार्टिकल्स मूव करते रहे। अब कुल मिला के ये जो स्टेप्स थे इसमें हमें कुछ ये पता लगा कि जो एटम है उसके अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव पार्टिकल भी है, क्योंकि देखो पॉजिटिव पार्टिकल को जब हम भेज रहे हैं और पॉजिटिव पार्टिकल टकरा के किसी चीज़ से वापस आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव रिपेल करता है, यानी कि एक दूसरे से दूर भागता है। यानी कि अगर यहाँ पे सब कुछ अगर नेगेटिव होता, इलेक्ट्रॉन्स ही होते, तो वो आगे जाता, ठीक है, तो वहीं पे ही चला जाता उसके अंदर की तरफ। लेकिन अगर वहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं तो उससे टकरा के वापस ये थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा धक्का लग रहा है उसको, यानी कि उसके अंदर हमारे पास एक पॉजिटिव पार्टिकल भी है। ये तीन तो यहीं पे हो गए कि कई बिल्कुल स्ट्रेट चले गए, कई डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, और कई थे जो बिल्कुल ही रिबाउंड हो गए, जहाँ से गए वहीं वापस आ गए। तीन तो मैंने तुम्हें यहाँ पे अभी बता दिए। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे क्या है, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अब उसने हमें क्या बताया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एटम है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है ना सेंटर में, वो पॉजिटिवली चार्ज है, ये बात बताई। नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम, यानी कि सारा का सारा, लगभग सारा का सारा वजन उसके अंदर ही होता है। किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। दो बातें क्लियर हो गई, यानी कि एक एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है सेंटर से, मतलब सेंटर में, एटम के सेंटर में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब दूसरी बात बताई कि जो उसका सेंटर है ना वही लगभग उसका सारा का सारा मास भी कैरी करता है, यानी कि अगर मान लो बड़े लेवल पे देखा जाए तो 100 किलो का एटम है तो उसका 99 किलो मान लो कि न्यूक्लियस में ही वहाँ पे है। वैसे तो एटम बहुत ही छोटा होता है, रफली बता रहा हूँ, ठीक है। अब एक और बात बताइए इसमें, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन है ना वो पॉजिटिव के अराउंड घूमते हैं। यहाँ पे देखो ये डायग्राम बना रखा मैंने कि ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। ये न्यूक्लियस में क्या है, सिर्फ पॉजिटिव पार्टिकल या फिर जीरो, यानी कि न्यूट्रॉन, यानी जो नेगेटिव भी नहीं होता पॉजिटिव भी नहीं होता, यानी कि कुल मिला के सिर्फ पॉजिटिव पार्टिकल ही अंदर, ठीक है। और ये जो ऐसे ऐसे हैं, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन 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 इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं, ठीक है। तो अब इसमें दूसरी बात क्या बताई, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ, ये दूसरी बात पता चली। और एक और बात इसने बताई, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एन एटम, यानी कि जो एक एटम है इतना बड़ा है तो उसका न्यूक्लियस बहुत ही छोटा होगा। ये इसने तीन चीज़ें बताई यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को। ये पहले जो 3 स्टेप हैं ये हमें बता रहे हैं कि क्या कितना कितना डिफ्लेक्शन हुआ। अगले जो उसने कंक्लूजन निकाल के 3 चीज़ें हमें बताई कि पहली बात उसने बताई कि हमारा न्यूक्लियस सेंटर में जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है, सारा मास रखता है, लगभग सारा मास अपने पास रखता है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमते हैं सर्कुलर पाथ में। और लास्ट में बताया द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू एटम, मतलब एटम अगर इतना बड़ा है तो न्यूक्लियस ये है, ये मतलब ये नहीं, ये है। ऐसे इसने हमें एक और बात बताई। अब इससे भी आगे कई साइंटिस्ट रहे हैं ना, तो इसका भी एक ड्रॉबैक था। जब साइंटिस्ट से सवाल पूछा गया, मतलब इसी से सवाल पूछा गया रदरफोर्ड से, कि अगर आपके हिसाब से आपका मानना ये है कि वो घूम रहे हैं सर्कुलर पाथ में और वो एक चार्ज पार्टिकल भी है, देखो इफ़ इलेक्ट्रॉन इज़ अ चार्ज पार्टिकल, वो एक चार्ज पार्टिकल है, सबको पता है, तो वाई विल दे लूज देयर एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। अगर वो चार्ज पार्टिकल है और चार्ज तो कभी ना कभी ख़त्म होता है, तो वो जो चार्ज पार्टिकल है, जो उनका चार्ज है वो हमेशा कैसे कंटिन्यू रहता है कि मतलब वो पार्टिकल हमेशा ही उसमें घूमे जा रहे हैं। कभी ना कभी तो उनका चार्ज खत्म हो, जैसे फ्यूल होता है, फ्यूल कभी ना कभी तो जैसे रॉकेट उड़ रहा है, रॉकेट तब तक उड़ेगा जब तक उसमें फ्यूल होगा, जैसे ही फ्यूल खत्म तो वापस आके धरती पे गिर जाएगा। तो उनका कहने का मतलब यही था कि वो न्यूक्लियस में आके दोबारा फाइनली फॉल इनटू न्यूक्लियस, कि उसमें आके दोबारा क्यों नहीं गिर रहे हैं। दिस विल मेक एन एटम अनस्टेबल, मतलब जो ये इनकी थ्योरी थी उनको लोगों ने अनस्टेबल कह दिया कि मतलब ऐसे तो यार फिर स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी अगर वो उसमें जाके गिरने लगेंगे। तो इसका रदरफोर्ड के पास कोई जवाब नहीं था, ठीक है। अब हम आते हैं नंबर 3,
बोर मॉडल ऑफ एन एटम, नेल बोर। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नंबर 3, बोर मॉडल ऑफ एन एटम। देखो बोर मॉडल ऑफ एन एटम जो है वो हम आज भी वही पढ़ते हैं, मतलब इसमें जो लगभग इसको हम परफेक्ट ही मानते हैं, क्योंकि ज़्यादा इसके बाद इसकी कमियां मिली नहीं, और जो पिछले डाउट से वो सारे इस मॉडल में आके क्लियर भी हो गए थे। ठीक है, तो बोर मॉडल ऑफ एन एटम है क्या, पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन या मतलब ये जो उसने हमें थ्योरीज बताई थी उस पर आते हैं। देखो ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स, यानी कि जो स्पेशल ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, जो कि डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से जाने जाते हैं, आर अलाउड इनसाइड द एटम, यानी कि जो डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जिन जिन पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वही एटम के अंदर वहाँ पे जाने जाते हैं, फिर उसी के अंदर माने जाएंगे। ठीक है, अब जो रदरफोर्ड का सवाल था, छोटा सा सवाल ये था कि उसकी एनर्जी लूज क्यों नहीं हो जाती अगर वो एक इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो इसका सेकंड में इसने जवाब भी दे रखा है, वाइल रिवॉल्विंग इन द डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, यानी कि इन जो ये ऑर्बिट्स हैं इनमें जब वो रिवॉल्व करते हैं ना, देन द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, यानी कि वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, वो बिना रेडिएशन के घूम रहे हैं एक तरीके से उसमें। ठीक है, तो यही उसका जवाब हो गया कि मतलब अगर वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते तो बात ही खत्म हो गई कि वो अगर लूज़ कहाँ से होगी फिर एनर्जी। ठीक है, ये उसका जवाब भी था। अच्छा, इसके अगर तुम्हें थोड़ा स्ट्रक्चर वाइज बताऊँ मैं तुम्हें, तो ये समझ लो, पहले एक बार ये सारा कर लेते हैं ना, सारा समझ लेते हैं, उसके बाद में तुम्हें एक ही आइटम बना के तुम्हें सारा समझा भी दूंगा। ठीक है, न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल होता है न्यूक्लियस के अंदर, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन बाहर है। ठीक है, तो जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था एक अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैड नो चार्ज, मतलब उसके अंदर चार्ज नहीं होता, एंड द मास नियरली इक्वल टू प्रोटॉन, यानी कि इट वाज इवेंचुअली नेम्ड एज न्यूट्रॉन, इसलिए उसका नाम न्यूट्रॉन रख दिया गया, जो तीसरा पार्टिकल था उसका। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, देखो इतना तो हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक ही बार में रख देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से उसमें रखते हैं ये थ्योरी समझते हैं जरा, कि देखो ये 3-4 चीज़ें जो हमें बताएंगी। सबसे पहले देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल, शेल पहले मतलब जैसे ये पहला है, इसको पहला शेल बोलेंगे, ऐसे ऐसे करके शेल बोलते हैं। ठीक है, तो शेल इज गिवन बाय फॉर्मूला 2n², यानी कि यहाँ पे शेल का नंबर लिखो, और वहाँ पे जैसे कि मान लो पहला शेल है नंबर 1, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर ये 1 आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 ये 2 आ गया। अब सेकंड दूसरा शेल 2 लिखा मैंने यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, यानी कि इस तरीके से यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे ज़रा ध्यान से समझ ही लो तुम लोग कि ये न्यूक्लियस है, छोटा सा बनाऊंगा मैं यहाँ पे, ये पहला शेल है, इसको हम बोलते हैं के शेल, दूसरा शेल इसको हम बोलते हैं एल, तीसरा जो इससे भी बड़ा है उसको हम बोलते हैं एम, और ऐसे अल्फ़ाबेटिकली MNOP करके हम आगे बढ़ते हैं। और ये फॉर्मूले के हिसाब से हमें पता चलता है कि किस शेल में कितने, जैसे इसमें 8 आ सकते हैं, इसमें 2 आ सकते हैं, इसमें 18, ऐसे ऐसे करके KLMN आगे आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी accommodated इन द आउटर मोस्ट शेल इज 8, यानी कि सबसे बाहर वाले शेल की अगर बात करें तो उसमें लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये बात इतनी सी है, मतलब कि जैसे कि ये है, इस शेल में अगर बात करें कि इसमें मैक्सिमम, इस शेल में मैंने 1 लगा दिया, 2 लगा दिया, 3 लगा दिया, 4 लगा दिया, ऐसे करके 9 लगा दिए, 9 नहीं लगा सकते। अगले के लिए हमें अगला शेल यूज़ करना पड़ेगा। एक बाहर वाला शेल जो मैक्सिमम होता है उसमें 8 ही आ सकते हैं। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी हो रहा है। और उसके अलावा क्या है, द शेल इज़ फुलफिल्ड स्टेप वाइज मैनर, यानी कि बिल्कुल तरीके से ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। जैसे कि पहले शेल में 2 ही आएंगे तो 2 लेके अब आगे निकलो, दूसरे शेल में 8 आएंगे, पहले इसके 8 पूरे करो फिर आगे बढ़ो, फिर तीसरे में 8 आएंगे, अब इसके 8 पूरे करो फिर आगे बढ़ो, मतलब स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा हमें। समझ रहे हो बात को? तो ये जो है ना बोर मॉडल ऑफ एटम, ये हमें यही बताता है कि जैसे ये न्यूक्लियस है, ये आ गया इसका पहला शेल, इसमें आ गए इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ये आ गए। ठीक है, फिर इस वाले में कितने आएंगे, इस वाले में आएंगे 8, जब तक पूरे नहीं होते, 8 पूरे हो गए फिर अगला शुरू कर देंगे, फिर उसके 8 आ जाएंगे, ऐसे ऐसे करके हम आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके का बोर मॉडल ऑफ एटम है। सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं ये तो हमें रदरफोर्ड ने भी बता ही दिया था, क्या कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जो काफ़ी ज़्यादा वेट जो है, मतलब लगभग सारा ही वेट कैरी करते हैं एटम का। उसके बाद बाहर ये शेल्स के बारे में थोड़ा मतलब हमें बोर ने अच्छे से डिस्कस करा है, और इसमें बताया भी कि कौन कौन से शेल होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं, उसमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन आते हैं और कितने कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम आते हैं
जो इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास कई सारे एलिमेंट हैं, एलिमेंट्स के हिसाब से देखते हैं कि किस किस में कैसे कैसे कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, और उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके साथ साथ वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी देखेंगे, ठीक है। अब उन पे आते हैं, हम आते हैं इनके टॉपिक्स पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मैं तुम्हें इसका डायग्राम बना बना के भी समझाऊंगा एक साथ, और 2-3 स्टेप एक साथ करेंगे तो तुम्हें ज़्यादा समझ में भी आएगा कि ये क्या बेसिकली टॉपिक है क्या। देखो, हमारे पास 118 एलिमेंट है। अभी फ़िलहाल तुम्हें इस क्लास में अगर मैं रफली बताऊं तो तुम्हें 20 एलिमेंट अच्छे से पता होना चाहिए। मैंने फ़िलहाल यहाँ पे 10 लिखे हैं, ठीक है। और उनके बारे में भी जो जो मतलब ख़ास होते हैं वो वैसे ही रिएक्शंस वगैरह में तुम्हें पढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फ़िलहाल यहाँ पे समझना क्या है कि वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है बेसिकली, वो डायग्राम टाइप जो न्यूक्लियस बनाओ, 1 शेल 2 शेल वो वाला, ठीक है। तो पहले 10 लिखे हैं मैंने। देखो, हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, इसका He, इसका Li, लिथियम का, बेरिलियम का Be, सिर्फ B होता है, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियोन का Ne। ऐसे करके फिर आगे सोडियम, मैग्नीशियम, ये 11-12 वाले भी आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो, समझने की बात यहाँ पे ये है ना कि नंबर ऑफ एटम्स, अब ये मैंने तुम्हें एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास तो बताया नहीं है। फिलहाल एटॉमिक नंबर से इतना समझो कि जिसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो हाइड्रोजन को नंबर 1 पे इसलिए लिखा जाता है क्योंकि उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर, बन गई बात, ठीक है। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में तुम्हें भी यहाँ पे उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान समझाऊंगा, ठीक है। देखो, वैलेंसी क्या होती है, डायग्राम के टाइम पे मैं तुम्हें वो कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, डेफिनेशन समझ लो। वैलेंसी का मतलब क्या है कि एवरी एलिमेंट टेंड्स टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, या फिर अपने ऑक्टेट को फुलफिल करना चाहते हैं। यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन तो मतलब ये अगले शेल्स के लिए हो गया। बेसिकली कहा जाए तो वो अपने जिस ऑक्टेट में जितने फिक्स आ सकते हैं ना, वो उसको उतना फुल करना चाहता है हर इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मान लो हमारे पास एक तिजोरी है, उस तिजोरी में अगर हमें लगता है कि यार 100 सोने के सिक्के आ सकते हैं और हमारे पास अगर 95 है, तो हम चाहेंगे कि और 5 सिक्के कहीं ना कहीं से हम जुगाड़ करें और उसको पूरा भर दें जितना मैक्सिमम उसके अंदर स्पेस है। तो बेसिकली वैलेंसी भी यही होती है। या तो अगर मान लो उसके अंदर बहुत बड़ा स्पेस है 100 सिक्के आने का, और हमारे पास एक ही सिक्का है और हमारे बस की नहीं है कि हम इतना कमा दें, 95 गोल्ड कॉइन बहुत मतलब महंगे हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि इस एक को भी हटाओ, इसके अंदर उसको खर्च करो, सीधा पैसे भर दो। मतलब या तो बिल्कुल ही खाली हो जाए या तो बिल्कुल ही भर जाए, वो होती है वैलेंसी। कोई भी एलिमेंट यही चाहता है, या तो इलेक्ट्रॉन उस शेल में पूरे हो जाए, या तो अगर थोड़े बहुत हैं तो खत्म हो जाए, ताकि वो शेल ही हट जाए, तो नीचे वाला जो बचेगा वो तो फुलफिल है, ठीक है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेसिकली, बस इतनी सी चीज़ होती है कि हमारे आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब जो आखिरी शेल है, मान लो ऐसे करके 1 2 तीसरा चौथा आखिरी शेल बना, इसमें 2 हैं तो 2 हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आखिरी शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, मतलब बेसिकली सबके डायग्राम बना बना के देखेंगे हम। यहाँ पे एक बार बना दिया मैंने, यहाँ पे न्यूक्लियस एन लिखा सीधा, ये नहीं लिखूंगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर होते हैं, वो तुम्हें पता ही है, ठीक है। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन पहला शेल लगाएंगे, शेल तो लगेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो है ही। पहला शेल, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं पहले शेल में? 2, हमने अभी अभी पढ़ा है। और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अगर कोई बोले कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के दिखाओ, तो ये बनाना, साइड में लिखना यहाँ पे ऊपर की हाइड्रोजन, या फिर ऐसे लिख दूँ अगर मैं बताऊँ तुम्हें कि हाइड्रोजन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास, तो ये बन गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर स्टेप बाय स्टेप अगर करके दिखाएं तो इस तरीके से इतने में हो गया। यहाँ पे मैंने लिखा 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, वैलेंसी की बात करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी चीज़ें समझने वाली बात है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 2 रुपये की चीज़ है। देखो, ये इसका आउटर मोस्ट शेल, पहले ही शेल आउटर मोस्ट शेल है, के शेल आउटर मोस्ट शेल है, इसका सबसे बाहर वाला यही है जो पहला है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 ही, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 1। ये तो सिंपल है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें ना कि इसमें वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी का मतलब है कि अब इसको या तो पूरे करने होंगे या तो कम करने होंगे। देखो, या तो ये चाहे तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे और ये वाला शेल भी हटाए और ख़त्म, सिरदर्दी बिल्कुल ही ख़त्म, ठीक है। या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, या तो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा ना, ये बाहर घूमता हो कोई 1 इलेक्ट्रॉन, वैसे ही पहले शेल में 2 ही चाहिए होते हैं, तो काम हो गया 1 इलेक्ट्रॉन लेते ही। या फिर अपने ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन ये भी किसी को दे दे तो ये शेल ही ख़त्म हो गया। यानी इसके पास दोनों चॉइस होती है, एक तरीके से प्लस माइनस दोनों, ठीक है। और इसको जैसे मर्जी सिचुएशन के हिसाब से भी यूज़ किया जाता है। कभी कभी हाइड्रोजन को हम ऐसी जगह पे यूज़ कर देते हैं कि जहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने होते हैं, कभी कभी ऐसी जगह यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें उन इलेक्ट्रॉन को गेन करना होता है, बेसिकली मतलब इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं हमें, ठीक है। एक और बात समझ, मेटल एंड नॉन मेटल की बात अगर मैं तुम्हें बता दूँ, इतना सा याद रखना, अभी तो 10th क्लास में हाँ वो टॉपिक आएगा,
चैप्टर आएगा पूरा। मेटल वो होते हैं जो डोनेट करते हैं, इतना याद रखो कि मेटल सारे डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर, और जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन वो सारे नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हाइड्रोजन का तो सेम केस है, या तो एक ले ले या तो एक दे दे, दोनों साइड से बिल्कुल बराबर है। अच्छा वैलेंसी, अच्छा वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो एक है, वैलेंसी आएगी यहाँ पे +1 -1, ठीक है। अब बात करते हैं हीलियम। हीलियम नंबर 2 पे 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, ये अब मैं यहाँ पे इसको बार बार नहीं लिखूँ, मैं सिंबल बना देता हूँ, चलो हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब दूसरे शेल में कितने आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हीलियम की तैयार। इसमें हीलियम में कितने सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं, 2 ही हैं, पूरे हैं, यानी कि इसकी वैलेंसी 0 है, इसके पास एक्स्ट्रा कोई जगह नहीं है, जितना हो सकता है वहाँ पे उतना है, इसको कोई टेंशन नहीं है, 0, कोई ना सिरदर्दी किसी से 1 रुपये लेने की, ना 1 रुपये वापस देने की। अच्छा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, आउटर मोस्ट शेल में गिन के पता, 2 हैं, 2 बाहर वाले शेल में 2 दिखे, मैंने 2 लिख दिए, बस वैलेंस इलेक्ट्रॉन का इतना ही काम है। लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन घूमते हैं इसमें, पहले शेल में 2 ही आ सकते हैं, लिथियम पे आ गए हम लोग, लिथियम पे आ गए हम लोग, Li 3 इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। लिथियम के अब देखो पहले शेल में तो 2 ही आ सकते थे, आगे बढ़ गए हम लोग, एक शेल और बनाना पड़ा हमें, अब एक शेल लगा दिया इसमें, ये लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तैयार। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बोले कि ये क्या होती है, ये लगाओ, काम खत्म, ठीक है। अब जरा इधर आ जाते हैं कि वैलेंसी क्या होगी दूसरे शेल में, जो के के बाद हमारा शेल आता है एल, वो वाला शेल हम यहाँ पे लगा चुके हैं, इसको के शेल लिख देता हूँ मैं, इसको एल शेल लिख देता हूँ, हाँ। तो एल शेल में मैक्सिमम से मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, वो हमने पढ़ा भी है, ठीक है। और 8 ही हमें बाहर वाले शेल में पूरे करने होते हैं, पहले वाले को छोड़ के, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, पहले वाले में 2, क्योंकि पहले शेल में सबको पता है कि 2 ही आते हैं। अब देखो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है इसके बाहर वाले एटम के पास, मतलब बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इस केस में 2 कंडीशन बनती है, या तो ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले और दूसरे शेल को पूरा भर दे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन दे दे और दूसरा शेल ही हटा दे, झंझट ही खत्म, ठीक है। दोनों में से आसान काम क्या है, ठीक है, या तो हम 100 रुपये ले लें, ठीक है, नहीं, या तो हम 100 रुपये किसी को दे दें, हमारे पास 100 रुपये पड़े, हमारे इतना मतलब हमें कोई चीज़ खरीदनी पर वो काम नहीं बन रहा, या तो 100 करके 7 बंदे ढूंढे जो हमें 100 रुपये दें, ईजी काम है, 100 रुपये दे दो एक ही बार में, ठीक है। यानी कि ये जो है ये +1 के साथ रहेगा, ये लिथियम मेटल है, वो मेटल को छोड़ देंगे, वैसे तो 10th क्लास का टॉपिक है, पर इतना समझो कि लिथियम की वैलेंसी +1 है, जब भी किसी को 1 चाहिए होगा ये हमेशा दे देगा, क्योंकि 7 कहाँ ढूंढेगा, लोग इतने लोग कहाँ ढूंढेगा जिनसे ये मांगेगा 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल सा काम है। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर वाला शेल ये हो गया वैलेंस शेल, कितने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 ही है, बाहर वाले में 1 ही पड़ा है, ठीक है। लिथियम की बेरिलियम की बात करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दो बेरिलियम में, यहाँ पे ये हम आ गए हैं बेरिलियम पे, बेरिलियम कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये 4 बन गए, 2 पहले शेल में, 2 बाहर वाले में। अब वही वाला केस, 8 पूरे करने हैं इसको, ठीक है। यहाँ अगर ये 8 पूरे करेगा तो 6 चाहिए होंगे, या तो 2 दे दे या तो 6 ले ले, 2 देना आसान है, जो आसान होगा वो वही करेगा, ठीक है। और आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, वैलेंसी +2, आउटर मोस्ट शेल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले में 2 ही हैं, ठीक है। ये हो गया। आगे बात करते हैं, सेम बोरोन पे आ गए, बोरोन पे आ गए हैं। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एलिमेंट का ई लगाता हूँ और यहाँ पे नंबर बढ़ाता हूँ, 5, ये लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है, 5 हो गए। आउटर मोस्ट शेल में तो 3 दिख रहे हैं, मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 लगा दिया, ठीक है, सीधी बात है। इसकी बात करते हैं वैलेंसी, या तो 5 ले ले या तो 3 दे दे, 3 देना आसान है। बोरोन पे है ना हम लोग, यहाँ पे हम लोग, अरे इसके नीचे की थोड़ा देख लेना अपने हिसाब से। कार्बन पे आते हैं, कार्बन 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक और बढ़ा दो, इसका भी सेम सिचुएशन है, या तो 4 दे दे या तो 4 ले ले, यानी कि वैलेंसी बिल्कुल अटक जाती है, तो +-4 दोनों लगा देंगे, क्योंकि इसके पास वैसे ही नॉन मेटल है, ठीक है, लेकिन ये दोनों टाइप से काम ही हमारे पास यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। तो या तो 4 दे दे या तो 4 ले ले, दोनों सीन बनेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें पता है बाहर वाले शेल में कितने पड़े हैं, 4 पड़े हैं सबसे बाहर वाले में। नाइट्रोजन पे आ जाओ, अब नाइट्रोजन का क्या सीन है, नाइट्रोजन नंबर 7, यानी कि एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, ऐसा एलिमेंट जिसमें नंबर 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 5 बाहर 2 अंदर हो गए 7, ठीक है। ऐसे में 8 पूरे करने, या तो 3 ले ले 5 दे दे, आसान है 3 लेना, तो -3 आएगा इस पर, ये 3 ले लेगा किसी से भी, 5 कहाँ देता फिरेगा।
और बाहर वाले शेल में कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है इसमें, ठीक है। ऐसे ऐसे करके ये गाड़ी चलेगी। यहाँ पे 8 आ जाएंगे। अब 8 हैं तो बाहर वाले शेल में कितने हो गए, बाहर वाले शेल में हो गए 6, यानी इसको 2 चाहिए तो हाँ 2 ही लेगा, 6 कहाँ मतलब 6 कहाँ मतलब डोनेट करता फिरेगा। तो ये हो गया, बाहर वाले शेल में कितने हो गए 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। फ्लोरीन की बात करें तो 9, यानी कि एक और बढ़ गया यहाँ पे। अब 8 चाहिए होते हैं, 7 हैं, एक ही मांगेगा, एक मांगना आसान है, ठीक है। 7 बंदों को कहाँ ढूंढेगा जिनको इतना चाहिए होगा, तो एक मांग लेगा आराम से। आउटर मोस्ट शेल में हमें दिख रहा है कि भाई 7 है, ठीक है। नियोन की बात करें नंबर 10, और ये एल शेल में हमें पता है 8 ही आ सकते हैं, और 8 के 8 पूरे हैं, यानी कि ये भी बिल्कुल फ्री है, किसकी तरह, हीलियम की तरह नियोन, ठीक है। हीलियम की तरह नियोन फ्री है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर मोस्ट शेल में 8। अब देखो यहाँ पे एक और बात समझो, 2 चीज़ें हमें एक और पता चली यहाँ पे, कि हीलियम के साथ साथ जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन ही नियोन, ये बिल्कुल फ्री है। ऐसे इनकी सारी गैसेज होती हैं, इनको नोबल गैसेज कहते हैं, यानी कि ये किसी से रिएक्ट नहीं करती, इनर्ट गैस भी कहते हैं इनको, INERT, इनर्ट गैसेज भी कहते हैं, क्योंकि पहले से ही इनका जो ऑक्टेट है वो फुलफिल है, अभी बिल्कुल फुलफिल है। कोई इनको किसी से रिएक्ट करने की जरूरत नहीं, ना एक भी लेना ना दूसरा देना, तो किसी और मेटल से रिएक्ट क्यों करे, जब पहले से ही खाना खा रखा है, तो दूसरी चीज़ों को देख के हमारा मन क्यों ही करेगा और खाने का, अगर बिल्कुल अच्छे से हम फुल हैं तो, ठीक है। तो देखो ये तो पहले 10 थे। अब बोलने को मैं अगले बोल दूँ, देखो ये हो गया हमारा सोडियम, सोडियम का आ गया Na, ठीक है। यहाँ पे जरा ध्यान से समझना, 8 पूरे, अगले शेल पे आएंगे, घुमाएंगे इसको, बनाएंगे एक और शेल बना दिया ऐसे, ठीक है। अब इस शेल का नाम क्या है, KLM शेल, इसमें भी 8 आएंगे। अब ये सोडियम 11वें नंबर पे आएगा, ठीक है, तो एक बढ़ गया। अब सेम गाड़ी जो ये लिथियम के बाद चली थी ना, सेम वैसे ही चलेगी, बस यहाँ पे आएगा 11। अब ये भी क्या करेगा, एक देगा तो +1, ठीक है। और आउटर मोस्ट शेल में एक ही होगा, लास्ट वाला शेल अभी अभी बना एक ही, तो इसका +1। फिर बात करेंगे, इसके बाद आएगा हमारे पास मैग्नीशियम, Mg डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। 12 मतलब यहाँ पे बेरिलियम की तरह प्रॉपर्टी सेम, यहाँ पे हम 12 लिखेंगे, वैलेंसी 2 ही होगी, क्योंकि वो देखो 8 अगले के लिए 8 कहाँ ढूंढेगा, ये 2 दे देगा, ठीक है। और आउटर मोस्ट शेल में भी 2। अब ऐसे ऐसे करके मैग्नीशियम आ गया, मैं सबके नाम लिख देता हूँ, बाकी ये इनकी तरह ही होते हैं सेम। सोडियम, मैग्नीशियम, नंबर 13 पे आता है एल्यूमिनियम, नंबर 14 पे आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन की प्रॉपर्टी कार्बन की तरह सेम, ये क्योंकि 14 पे है, यानी कि अगर मान लो इस वाले में 4 है, तो वही वाला फंस गया ना सीन, या तो 4 दे या तो 4 दे, तो फिर वाली बात आ जाएगी कार्बन की तरह प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं, यहीं लिख देता हूँ। 15 पे आता है हमारा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की प्रॉपर्टी नाइट्रोजन की तरह, यहाँ पे हम लिखेंगे 15, यहाँ पे लिखेंगे -3, क्योंकि इसके पास यहाँ पे एक और आ जाएगा 15 नंबर पे, तो ये 8 पूरे करने के लिए तो 3 ले ले तो 5 दे दे, तो वो वाला सीन आएगा, 3 ले ले 5 दे दे वाला, ठीक है। तो ये फॉस्फोरस हो गया। 16 पे आता है सल्फर, 17 पे आता है क्लोरीन, 18 पे आता है आर्गन। अब आर्गन जब आएगा 18 पे, तो इसका भी आउटर मोस्ट शेल तो पूरा फुलफिल हो चुका होगा, ये भी 8 है नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अगर इसका भी अगर आउटर मोस्ट शेल पूरा फुलफिल है, तो ये भी हमारी इनर्ट गैस है, आर्गन इनर्ट गैस है। आर्गन के बाद अब देखो ये भी पूरा फुलफिल हो गया शेल, एक और अब बनाएंगे। अगर इसके बाद अगर 19 पे गए, हमें 20 तक बेसिकली याद रखना होता है, इसलिए मैं यहाँ तक आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अगर 19 पे गए तो एक और शेल बनाओ, ये 2, वैसे हम 20 तक ही डिस्कस कर रहे हैं तो 2 ही लिखेंगे। ये 19th का सर्कल, ये कौन सा शेल है, KLMN शेल, इसको न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, इसको शेल मत समझना, वो N से न्यूक्लियस लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये N शेल पे आ गए। नंबर 19 को बोलते हैं पोटेशियम। पोटेशियम की प्रॉपर्टी फिर से सेम रहने वाली है लिथियम की तरह, सबसे बाहर एक, तो एक डोनेट करना, वही वाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एक, जैसे कि इनका क्या होता है, लिथियम 1 +1 वाली प्रॉपर्टी, सोडियम +1 वाली, तो पोटेशियम भी सेम, मतलब ऐसे ऐसे करके आगे सेम प्रॉपर्टी बनती है। अब जैसे मान लो ये आ गया, नंबर 20 पे आता है हमारा कैल्शियम, कैल्शियम नंबर 20, यानी कि +2, ये देखो। अब ये अपने अगले 6 ढूंढे, या तो यहाँ पे ही क्या करें कि यहाँ पे 2 डोनेट कर दे किसी को, तो ये अगर ये 2 डोनेट करेगा यहाँ पे, तो ये इसकी तरह प्रॉपर्टी दिखाएगा पूरी शो, ऐसे किसकी तरह, बेरिलियम की तरह बोल सकते हैं, या फिर इनमें से मैग्नीशियम की तरह बोल सकते हैं, इनकी तरह सेम प्रॉपर्टी शो करेगा कि या 2 हैं तो वो 2 डोनेट कर दे, और अपना जो आउटर मोस्ट शेल है उसको हटा ही दे और फ्री हो जाए, मतलब सबको कुल मिला के फ्री होना है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो भी हैं, अगर वो ऑक्टेट पूरा फुलफिल नहीं है, तो उनको बस इतना करना होता है कि या तो जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा हैं तो उनको डोनेट कर दो, या तो बहुत सारे हैं तो उनको थोड़ा बहुत लेके किसी से, मतलब बार्गेन करके अपना सेपरेट करो। और इसके अलावा भी एक कॉन्सेप्ट आएगा, इस पर पूरा चैप्टर आएगा 10th में, कार्बन के ऊपर। अब कार्बन का क्या सीन है, प्लस माइनस, यानी कि दोनों काम करता है, इस पर चैप्टर भी है वैसे भी पूरा ही।
क्यों इस पे चैप्टर बना है? क्योंकि ये दोनों काम कर सकता है। यानी कि ये जो है आयंस की भी अगर बात करें, चलो 10th के लिए भी कुछ छोड़ देते हैं, सारे टॉपिक यहीं क्यों बताऊँ मैं तुम्हें, ठीक है। तो ये अभी इस वाली टेक में हमने क्या देखा, देखो इसमें हमने देखा कि एलिमेंट से हमने 20 तक का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सिंपल है, आउटर मोस्ट शेल में गिनो कितने हैं बाहर वाले में और उतने लिख दो। वैलेंसी का थोड़ा देखना पड़ता है कि हाँ अगर बहुत ही कम लेने हैं तो फिर लेंगे ही बंदे, फिर नेगेटिव वाला साइन लगाओ कि 2 चाहिए तो 2 नेगेटिव लगा दिया। और मतलब बहुत ही कम है अपने पास एक्स्ट्रा लास्ट वाले शेल में, जैसे 2 ही है या 1 ही है मान लो, तो +1 लगाओ, हम 1 डोनेट कर सकते हैं। 7 कहाँ ढूंढते फिरेंगे, सबको 8 पूरे करने होते हैं, बस इसी लड़ाई में सब लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये वाला भी कंप्लीट हो गया। अब बस इसके आखिरी कुछ टॉपिक बचे हैं, उनमें आते हैं इस चैप्टर के आखिरी कुछ टॉपिक्स पे। देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है। मास नंबर को हम एटॉमिक मास भी कहते हैं, ठीक है। और आइसोटोप्स क्या होते हैं, उनके यूजेस, आइसोबार्स, और ये चैप्टर तुम्हारा पूरा का पूरा कंप्लीट, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की, तो ये क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी एलिमेंट, मतलब कोई सा भी एलिमेंट है उसमें जितने भी, ये मैंने तुम्हें वहाँ पे ही बताया था उस टाइम पे स्टार्टिंग में, जब स्टार्टिंग में तो नहीं, जब मैं वो बता रहा था तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो जितने उसमें इलेक्ट्रॉन उतना ही उसका एटॉमिक नंबर। जैसे कि बात करें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 1 है एटॉमिक नंबर, यहाँ इस तरफ नीचे लिखते हैं, इधर यहाँ पे लिखा भी हुआ है साफ साफ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी एलिमेंट, जितने भी किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वही उनका एटॉमिक नंबर है। अगर इस इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन लिख दिया जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर ही होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कार्बन है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इस तरफ नीचे लिखा जाए। जैसे पोटेशियम की बात करें, के होता है यहाँ पे, तो ये 19 यहाँ नीचे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर को, ठीक है। तो ये होता है एटॉमिक नंबर। अब बात करते हैं कि मास नंबर क्या होता है। देखो मास नंबर क्या होता है, इट इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देखो यहाँ पे वही वाली बात है कि प्रोटॉन की जगह हम इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो दोनों बराबर ही होते हैं। मतलब प्रोटॉन को ये समझ लो कि न्यूट्रॉन से ऐड करने पे जो भी हमारा नंबर आएगा वो उसका मास नंबर होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं 1 2 के। जैसे मान लेते हैं सोडियम है Na, ठीक है। अब Na जो है सोडियम में, प्रोटॉन की बात करें तो वो होते हैं 11 प्लस न्यूट्रॉन का सिंबल वैसे O लगा देते हैं, ठीक है। वो कितने होते हैं 12, तो ये हो गए 23। अब ये मास नंबर का सिंबल हम चाहे AMU से कर दें या U से कर दें या G भी लगा देते हैं, ठीक है। ये तीनों ही इसमें यूज़ कर सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या कि जितने भी उसमें प्रोटॉन है, जितने भी उसमें न्यूट्रॉन है, उनको जोड़ दिया जाए तो मास नंबर बन जाता है। और एग्जांपल ले लो, जैसे कि कार्बन की जगह ऑक्सीजन ही कर लेते हैं, चलो ऑक्सीजन 8 प्रोटॉन, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रोटॉन प्लस 8 ही न्यूट्रॉन होते हैं, ये अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे 16 आ गया, वही सेम आ गया। यानी कि मास नंबर तुम्हें फिर भी याद करना पड़ेगा कई सबका। जैसे कि क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन हो गया, इसमें प्रोटॉन कितने होते हैं, नंबर 17 पे तो 17, और ये होता है इसमें 18.5 न्यूट्रॉन। तो जिस हिसाब से होगा हम वैसे ही करेंगे, यहाँ पे प्रोटॉन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 35.5 इसका मास, ठीक है। तो ये तुम्हें याद करना पड़ेगा मास नंबर, क्योंकि अलग अलग के अलग अलग होते हैं। कभी कभी मतलब ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि जितने हमारे प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं, पर कुछ केसेस में ऐसा भी होता है, कभी एक ज़्यादा एक कम। जैसे कि इस केस में ज़्यादा है, इस केस में भी ज़्यादा है इससे, और इस केस में बराबर है। ऐसे भी कई केस आएंगे, अगर तुम याद करोगे तो वो भी आराम से हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आइसोटोप क्या होता है। देखो आइसोटोप्स और आइसोबार्स एक दूसरे की तरह ही हैं, बस थोड़ा उल्टे ही हैं एक दूसरे के, ठीक है। आइसोटोप की बात करें, एलिमेंट्स है सेम एटॉमिक नंबर, ऐसे एलिमेंट जिनमें एटॉमिक नंबर सेम है, अलग अलग एलिमेंट एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर उनका अलग है, ठीक है। अब देखो तुम सोचोगे कि यार सबका एक ही होता है, बिल्कुल एक पे बढ़ता है, 1 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन से हीलियम पे चले जाते हैं, हीलियम से एक और बढ़ गया तो लिथियम पे आ गया। यानी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 चीज़ों का एटॉमिक नंबर सेम हो। बिल्कुल सही बात है। तो वो मतलब बेसिकली एलिमेंट्स नहीं है ये जो है ना। जैसे प्रोटियम है, सिंबल H है, H किसका है, हाइड्रोजन का है, ठीक है। या फिर ड्यूट्रियम है, इसमें भी सिंबल H, या फिर ट्रिटियम है, इसमें भी सिंबल H। ये तीनों हाइड्रोजन के ही एलोट्रोप हैं। एलोट्रोप्स का मतलब होता है यानी कि उसी से बनी हुई चीज़ें, जैसे कि कार्बन से डायमंड भी बनता है, कार्बन से ग्रेफाइट भी बनता है, तो वो उसी के एलोट्रोप्स होते हैं। फ्लोरीन भी बनता है उससे। तो बेसिकली देखो इसमें ये है कि ये हाइड्रोजन, ये वो वाला हाइड्रोजन है जिसका ये 1 है, समझ रहे हो। इलेक्ट्रॉन उसमें 1 है या प्रोटॉन 1 है, और साथ में उसका मास भी 1 ही है, ठीक है, ये वाला प्रोटियम।
अब एक ऐसा हाइड्रोजन का एलोट्रोप भी है या वंशज कह लो, कुछ भी कह लो, कि उसका एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 2 है। अब है ये H ही है, ये देखो इसमें क्या है, एक ही चीज़ के अलग अलग एलोट्रोप हैं। अब यहाँ पे क्या है, देखो सेम इनका एटॉमिक नंबर सेम है, ये सेम है, यहाँ पे भी बल्कि सेम है एटॉमिक नंबर, पर मास नंबर इसका 3 है, ये अलग है, इससे अलग है, ये इससे अलग है। तो ये हो गए आइसोटोप्स, ऐसी चीज़ें जिनमें मतलब चीज़ें क्या, ऐसे एलिमेंट जिसमें एटॉमिक नंबर सेम होता है पर मास नंबर अलग होता है, ठीक है, ये होता है हमारे पास आइसोटोप्स। तो कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये भी देख लो जरा। देखो यूरेनियम जो होता है एक एलिमेंट है, उसका जो आइसोटोप है वो यूज़ होता है फ्यूल, एज अ फ्यूल यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं ना, उनमें फ्यूल का काम करता है, मतलब उनको चलाने के लिए जो ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है, उसको यूरेनियम का आइसोटोप होता है, ठीक है। ऐसे ही कोबाल्ट है, कोबाल्ट भी एक और हमारा एलिमेंट है, तो उसका जो आइसोटोप है, ठीक है, उसका जो आइसोटोप है वो यूज़फुल होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, यानी कि कैंसर का ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं तो कोबाल्ट का जो आइसोटोप है उसका भी यूज़ किया जाता है। सेम एज आयोडीन भी एक हमारे पास एलिमेंट होता है। आयोडीन का, ये तुमने पुरानी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, कौन सी क्लास का ये, हाँ 9th का है ना। तो तुमने 8th में भी 6th 7th में कभी ना कभी पढ़ा होगा कि जो गोइटर होते हैं, एक डिजीज़ होती है जो आयोडीन की कमी से होती है, तो ये उसके लिए काम आता है आइसोटोप ऑफ आयोडीन, उसको ट्रीट करने के लिए। वो गला थोड़ा फूल जाता है उस टाइप का, ठीक है। अब आखिरी कार्बन 14। अब ये कार्बन 14 क्या है ये भी समझो जरा। देखो कार्बन 14 मैं तुम्हें यहीं पे बता रहा था ना, ये सारी चीज़ें जो एक ही तरीके के होते हैं, जैसे ये C612 एक C614 भी होता है, यानी कि देखो ये कार्बन है, ये इसका एटॉमिक नंबर मास नंबर 6 और 12, ठीक है। ये एक कार्बन ये भी है जिसका एटॉमिक नंबर कार्बन का ही एलोट्रोप है, तो एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का ही था तो एटॉमिक नंबर तो सेम ही थे तीनों हाइड्रोजन की, ठीक है। तो जो C14 है यानी कि इसका मास 14 है, ये वाला कार्बन डेटिंग में यूज़ होता है, ठीक है। तो कार्बन डेटिंग का मतलब ये है कि कार्बन डेटिंग की डेफिनेशन भी अगर तुम्हें लिखनी हो कभी पेपर वगैरह में आ जाए, तो कार्बन डेटिंग एक ऐसी प्रोसेस है कि जो कोई भी हमें पुरानी चीज़ वगैरह कहीं से मिली हो तो उसकी एग्जैक्ट डेट निकालने में मदद करती है कि वो किस समय उस मतलब धरती पे रही होगी, ठीक है। तो बस वो प्रोसेस को कार्बन डेटिंग कहते हैं। अच्छा आइसोबार्स मैंने कहा था, इसका बिल्कुल ही उल्टा होता है आइसोबार्स। इसमें क्या है, द एलिमेंट्स हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनका मास नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग होता है। वो देखो कौन कौन है, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास आर्गन है नंबर 18, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर, तो इसका मास जो है वो 40 होता है, ठीक है। ऐसे ही पोटेशियम है नंबर 19, मास 40 होता है। ऐसे ही कैल्शियम है 20, मास 40 होता है। यानी कि यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं, कुछ कैसे होते हैं, 2-3 एलिमेंट्स और भी हैं, ठीक है, जिनमें क्या होता है कि एटॉमिक नंबर अलग अलग है। देखो इलेक्ट्रॉन एक बढ़ता जा रहा है पर मास तो कांस्टेंट है तीनों का ही, ऐसा नहीं सबका ही 40 होता है, पर इन तीनों में बराबर है। तो ऐसे एलिमेंट्स को जिनका मास नंबर सेम हो और एटॉमिक नंबर अलग हो, उनको हम आइसोबार्स बोलते हैं। और ये तुम्हारे बचे हुए जितने भी टॉपिक थे ना, ये भी सारे कंप्लीट हो गए। अब मिलते हैं किसी और इसके ऐसे ही वन शॉट वीडियो में, 9th क्लास की वन शॉट वीडियो में। दैट्स इट।